हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का रिवीजन का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ का फास्ट ट्रैक रिवीजन का 4th वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 के सभी रिवीजन वीडियोस को और सभी यूनिट के सभी रिवीजन वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है ठोस अवस्था के रिवीजन का भाग नंबर 4। तो ये ठोस अवस्था के रिवीजन का 4th वीडियो है, और इससे पहले 3 वीडियो में भी ठोस अवस्था के रिवीजन कराए गए हैं। तो देखते हैं, हमारे पास आज है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम बहुत फास्टली डिस्कस करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें स्पीड फास्ट ही रहेगा। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिन बच्चों ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है या इस यूनिट को पढ़ रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लिया है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था होती है। आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है अवयवी कणों की। त्रिविम में दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी अवयवी कण जिन्हें आप कहते हो अणु, परमाणु या आयन, वे शुरू से लेके अंत तक एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस तो है ही, पर क्रिस्टलीय ठोस भी तो आगे फिर 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस में भी कौन सा, सह संयोजक ठोस है। तो आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय सह संयोजक ठोस है, या सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। यह ध्यान रखना है ग्रेफाइट के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। मतलब जितने भी सह संयोजक ठोस होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही एक ऐसा सह संयोजक ठोस है जो विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट मींस K2SO4 किस प्रकार का ठोस है। तो K2SO4 क्रिस्टलीय ठोस तो है, ये तो बात पक्की है। पर जब आप K2SO4 को देखते हो तो ये आयनों में टूटता है। 2 तो बनते हैं K पॉजिटिव, एक बनता है SO4 डबल नेगेटिव। इसका मतलब K2SO4 में आयन है। और जिस क्रिस्टलीय ठोस में आयन होते हैं, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस आयनों से मिलकर बनता है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। तो ये क्रिस्टलीय ठोस तो है ही, पर क्रिस्टलीय ठोस भी जो 4 प्रकार के होते हैं, उन 4 प्रकार में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रखना है, K2SO4 कैसा ठोस है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक के क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। आपको ध्यान रखना है, फलक केंद्रित घनीय या FCC। तो नमक के क्रिस्टल की संरचना FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित घनीय। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियों में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, घनीय क्रिस्टल होगा तो इसका मतलब उसकी जो यूनिट सेल होगी, उस यूनिट सेल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई बराबर होगी। तो घनीय क्रिस्टल है, तो आपको तो पता है घन का मतलब क्या होता है। घन उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बराबर हो। तो इन्होंने पूछा है घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियों में क्या संबंध है या क्या संबंध होता है। A = B = C। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है यदि क्रिस्टल कैसा है, घनीय क्रिस्टल है। उसके बाद करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 6 की। FCC यूनिट सेल के लिए A व R में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे आप कहते हो फलक केंद्रित घनीय। एकक कोष्ठिका के लिए A क्या होता है, A होता है यूनिट सेल के कोर की लंबाई। यदि घनीय यूनिट सेल है
तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है। उस कोर की लंबाई को तो हम कहते हैं ए। और आर क्या होता है? आर होता है जो अवयवी कण है, जो परमाणु है, उनकी त्रिज्या, अवयवी कणों की त्रिज्या। तो कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होगा यदि एफसीसी यूनिट सेल आपके पास होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है? आर इज इक्वल टू ए रूट टू बाई फोर, या फिर आप ए अपॉन टू रूट टू भी कह सकते हो। दोनों बातों का एक ही मतलब है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है एफसीसी के लिए। वैसे आपको सिंपल यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, सभी के लिए ए और आर में संबंध मैंने सिखा रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? भाई, अंतः केंद्रित एकक कोशिका उसे कहते हैं जिसके कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं और एक पार्टिकल होता है बॉडी के सेंटर में। तो जो कोनों पे पार्टिकल हैं वे कितने हैं? 8। और उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8 की। तो 8 गुना 1/8, कोने वाले तो होंगे कुल मिलाकर 1, और जो बॉडी के सेंटर में रखा है उसकी हिस्सेदारी तो पूरी उसी यूनिट सेल के लिए होती है ना, जो बॉडी के सेंटर में रखा होता है पार्टिकल। तो एक तो हुआ कोनों वाले कणों से मिलाकर और एक हुआ बॉडी के सेंटर में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 2 होंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं चारों प्रकार की यूनिट सेल में। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे आप कहते हो बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित, इसमें कुल कणों की संख्या 2 होती है। आपको सरल यूनिट सेल में कणों की संख्या पता होनी चाहिए। कितनी होती है? सरल यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसके केवल कोनों में पार्टिकल्स हैं, उसमें कणों की संख्या कितनी होती है? 1। बॉडी सेंटर्ड का पता होना चाहिए, फेस सेंटर्ड का पता होना चाहिए, एंड सेंटर्ड का पता होना चाहिए। चारों तरह के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता होने चाहिए और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों ए व बी से बना है। यदि कोनों पर ए परमाणु व अंतः केंद्र पर बी परमाणु स्थित है तो इस यौगिक का सूत्र बताइए। अब देखो आंसर ध्यान से। ए कहां है? कोनों पर। कोनों पर कितने कण होते हैं? 8। उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8 की। तो ये 8 से 8 कैंसिल हुआ तो 1। कोने वाले यानी ए तो 1 संख्या में गिने जाएंगे। और बी कहां रखे हुए हैं? अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र तो 1 ही होता है, बॉडी सेंटर तो 1 होता है, काय केंद्र तो 1 होता है और उसकी हिस्सेदारी होती है 1/1 की। तो यहां इसकी संख्या कितनी होगी? 1। तो इसलिए ए अनुपात बी, ए की कितनी थी संख्या? 1, ये लिख दिया हमने ए की जगह 1। और बी की संख्या कितनी थी? 1, तो बी की जगह भी हमने लिख दिया 1। तो ए अनुपात बी बराबर 1:1। और जब 1:1 है तो अणुसूत्र क्या होगा? A1B1, ऐसे लिख सकते हो आप। पर 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए आप अणुसूत्र क्या बताओगे? AB बताओगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन। धातु न्यूनता दोष किस प्रकार के यौगिक में देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु न्यूनता दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखो, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाले तत्वों के यौगिकों में, यानी उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें कोई एक तत्व ऐसा हो जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता हो या परिवर्ती संयोजकता दिखाता हो। एग्जाम्पल FeO, FeS। आपको पता है FeS डी ब्लॉक तत्व है और डी ब्लॉक तत्वों की खासियत यह होती है कि वे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो जिन यौगिकों में धातु परमाणु परिवर्ती संयोजकता दिखाने के लायक हो वे यौगिक दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? धातु न्यूनता दोष। ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस यौगिक में फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार मैं आपको बताता हूं कि AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष किस प्रकार के आयनिक ठोसों में पाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकी दोष जिन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है उनमें क्या खासियत होती है। देखो, उनमें खासियत यह होती है कि धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं
मतलब जिनके धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं, ऐसे आयनिक यौगिकों में या आयनिक ठोसों में पाया जाता है शॉटकी दोष। जैसे उदाहरण है NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शॉटकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार लगभग कैसे हों, लगभग समान हो। ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, शॉटकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है शॉटकी दोष का क्या मतलब है और उसका उदाहरण बताना है। आपको ये बात मैंने पहले भी कई बार सिखा रखी है कि शॉटकी दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार तो लगभग समान हो, पर धन आयन और ऋण आयन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाएं। तो ध्यान रखना है कि जब किसी आयनिक ठोस के धनायन व ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष। जैसे उदाहरण यही है ऊपर वाले NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl। देखो NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl। तो आपको ये दो बातें शॉटकी दोष के बारे में ध्यान रखनी है कि किन यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायन व ऋणायन के आकार लगभग कैसे हों, समान। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि शॉटकी दोष में क्या होता है, धनायन व ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फ्रैंकल दोष आपको पता है, जब किसी आयनिक ठोस का छोटा आयन अर्थात धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। एग्जाम्पल ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि। मतलब आपको ध्यान रखना है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएंगे। शॉटकी दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल से गायब। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो छोटा आयन है अर्थात जो धन आयन है वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14वां क्वेश्चन, साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो नमक है उसमें धातु आधिक्य दोष पाया जाता है। कौन सा दोष, धातु आधिक्य दोष। और धातु आधिक्य दोष में क्या होता है कि जो Cl नेगेटिव आयन है वो तो निकल जाता है क्रिस्टल से बाहर, पर अपना वो नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है क्रिस्टल के अंदर, और वो Cl नेगेटिव द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन उस Cl नेगेटिव की रिक्ति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उदासीनता बनाए रखने के लिए। इसलिए हम उस रिक्ति को कहते हैं ऋण आयनिक रिक्ति या ऋण आवेशित रिक्ति कह दो। और उस ऋण आवेशित रिक्ति के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसे ऋणावेशित रिक्ति हम कहते हैं। और उस ऋणावेशित रिक्ति का कलर जो है नमक के केस में हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है उसका कलर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो वो कुछ प्रकाश को अवशोषित करके उत्सर्जित करेगा, जिसकी वजह से कुछ विशेष रंग हमें दिखाई देगा, क्योंकि विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य को वो उत्सर्जित करेगा। और उस पीले रंग की जो ऋणावेशित रिक्ति है उसे हम कहते हैं एफ केंद्र, या फिर आप कह सकते हो उसे रंग केंद्र। एफ का मतलब यहां होता है फॉरबेन जेनेटर। तो इन्होंने पूछा था कि साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु आधिक्य दोष के कारण इसमें Cl नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तथा अपना इलेक्ट्रॉन अपनी रिक्ति में छोड़ जाते हैं। यह ऋणावेशित रिक्ति पीले रंग की होती है, इसे एफ केंद्र या रंग केंद्र भी कहते हैं। इसलिए कभी कभी नमक जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। अब यहाँ हम पिसे हुए नमक की या नमक के पाउडर की बात नहीं करते हैं जो आप मार्केट से लाते हो, हम बात यहाँ कर रहे हैं साबुत नमक की। आपको पता होगा साबुत नमक कैसा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, शॉटकी व फ्रैंकल दोष में घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉटकी दोष में घनत्व घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि शॉटकी दोष में कुछ धनायन और कुछ ऋणायन, यानी जितने धनायन और जितने ऋणायन दोनों बराबर संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो वजन तो घट ही जाएगा क्रिस्टल का, और वजन घटेगा तो घनत्व भी घटता है। तथा फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फ्रैंकल दोष में क्या हुआ कि जो धन आयन था वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, पर कोई भी आयन
क्रिस्टल से बाहर तो नहीं निकलता है, वो धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में ही तो आया है, क्रिस्टल से बाहर थोड़ा ही निकला है। तो घनत्व ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है, क्योंकि धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसलिए वजन घटेगा, और वजन घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस। तो एक तरफ तो हमने लिखा है शॉर्टकी दोष, एक तरफ लिखा है फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में पहला पॉइंट क्या लिखा है? धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। तो धनायन और ऋणायन समान संख्या में लुप्त हो जाते हैं शॉर्टकी दोष में। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है? धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं। तो धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़ देंगे और कहां आ जाएंगे? अंतराकाशी स्थल में। दूसरा अंतर, घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व इसलिए घट जाता है क्योंकि धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और जब क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकलेंगे तो क्रिस्टल का वजन, द्रव्यमान, भार घट जाएगा, जिसके कारण घनत्व भी घट जाएगा। जबकि फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं, अभी तो क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। तीसरा अंतर, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। शॉर्टकी दोष जिन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, उन आयनिक क्रिस्टलों के अंदर ये खासियत होती है कि उनके धनायन व ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है? एक जैसा। नंबर 3, यहां देखो जरा, धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रैंकल दोष में धनायन और ऋणायन के आकारों में अंतर होता है बहुत ज्यादा, जबकि यहाँ शॉर्टकी दोष में धनायन व ऋणायन के आकार एक जैसे होते हैं। नंबर 4, शॉर्टकी दोष जिन यौगिकों में पाया जाता है उनमें समन्वय संख्या होती है अधिक, और फ्रैंकल दोष जिन यौगिकों में पाया जाता है उनमें समन्वय संख्या होती है कम। ये बात भी आपको सिखा रखी है। शॉर्टकी दोष के उदाहरण आपको याद रखने हैं, NaCl, KCl, KBr, AgBr, CHCl। और फ्रैंकल दोष के उदाहरण याद रखने हैं, ZnS, AgCl, AgBr, AgI। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है? आपको पता है क्रिस्टल के घनत्व की गणना हम इस सूत्र से करते हैं, D = Zm/A³Na। जहां D क्या है? घनत्व। D की जगह आप रोह भी लिख सकते हो। घनत्व को D से भी प्रदर्शित किया जाता है और रोह से भी। D क्या है? घनत्व है। Z क्या है? एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या है Z। और M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, यानी परमाणु भार या अणु भार हो सकता है, जैसा भी आपके पास क्रिस्टलीय ठोस है उसके अनुसार। A क्या है? कोर की लंबाई। किसके कोर की लंबाई? यूनिट सेल की कोर की लंबाई है A। और Na तो आपको पता ही है अवोगाद्रो संख्या है, जिसे आप कहते हो 6.022 गुणा 10⁻23 या 6.023 गुणा 10⁻23 भी आप कह सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नमक का द्रव्यमान दिया है और पूछा गया है कि इकाई सेल, यूनिट सेल उसमें कितनी होंगी। आंसर देखो, W कितना दिया है, भार कितना दिया है? 58.5 ग्राम। और NaCl का अणु भार कितना होता है? 58.5 ग्राम प्रति मोल। इसे पूरा लिख दूं मात्रक को, ग्राम प्रति मोल। ये होता है इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो आपको जब भी नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हो तो इस फार्मूले को आपको यूज करना है। हमारे पास जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें यदि उन्होंने द्रव्यमान दे रखा है और यूनिट सेल की संख्या निकालनी है, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल = W/m × Na/4। 4 का मतलब है, 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने कण हैं? वो 4 हैं। यदि आप नमक की संरचना देखते हो तो 4 पार्टिकल्स होते हैं। देखो अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि FCC होता है उसका स्ट्रक्चर। अब देखो, भार कितना दिया है? 58.5 ग्राम। अणु भार कितना होता है नमक का? 58.5।
गुणा अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 लिख दो, या 6.022 गुणा 10 की घात 23 लिख दो, अपॉन 4 ये लिख दिया हमने। तो 4 से जब आप इसे, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, 4 से जब डिवाइड करोगे तो 1.505 के लगभग आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स या एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी आएगी 1.505 इंटू 10⁻23। इतने यूनिट सेल होंगे 58.5 ग्राम नमक में। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे इस वीडियो के। बस आप एक बात का ध्यान रखो, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें स्पीड थोड़ा फास्ट ही रहेगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा जिन्होंने एक बार यूनिट को कर रखा है या सिलेबस को कर रखा है। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि मेहनत और ईमानदारी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। आप मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करो, और एक चीज का ध्यान रखो कि आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। प्ले लिस्ट से बाहर निकल के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप प्ले लिस्ट में जाओ, किसी भी यूनिट को पढ़ना है या किसी भी टारगेट को आपको फॉलो करना है तो आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही करो, और वीडियो की स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। जैसा आपको लगता है वैसा आप वीडियो का स्पीड कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।